फ्लोर एंड टाइल्स के नाम से क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ एज इट इज है जो आपने पता है। बीच में जरा एक प्रायर पीरियड भी आना है, तो आज जरा काफी कुछ पुराना रिवाइज भी हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा, पूरी कोशिश अब आपने करनी है, इसमें सिर्फ एक चीज आनी नहीं जो अभी मैंने डिस्कस की है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सब कुछ आप करवाएं। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं क्या क्या बनाना। नहीं मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, नोट में क्या, नोट में क्या क्या मतलब है, पूरा पढ़ लें पूरा पढ़ लें। ये सेकंड लाइन के एंड से इंक्लूडिंग से पहले पहले तक क्या बनाना है, बॉक्स ऑफ टैक्स बनाना है जिसमें करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और अगर कोई प्रायर ईयर हुआ तो वो बनाना है, और इंक्लूडिंग से आगे क्या बनाना, रिकंसिलिएशन किस किस के दरमियान। तो करंट टैक्स एन में रख के कंपैरेटिव भी बनाना, कंपैरेटिव नहीं है शायद, फर्स्ट लाइन से आ रहे करंट टैक्स एन में रखें। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द financial statements of Floor and Tile Limited for the year ended 31st December 2015. Profit before tax सोचते थे, provision for gratuity for the year, एंट्री बता दें। ये ग्रेजुटी एक्सपेंस है या क्लोजिंग है, फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेमेंट के बाद बाय डिफॉल्ट ग्रेजुटी एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट, बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री सोच के फाइनल। हमने अजीम यही करना है कि अलाउंस बना होगा, अनलेस पढ़ के पता चल जाए नहीं बना हुआ। अलाउंस क्रेडिट, एक्सपेंस की एंट्री अलाउंस डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। पेज नंबर 64 पे दोबारा जाएं, 64 या 68, 65 के एंड पे, 65 के एंड पे एक्सपेंस की एंट्री और रिटर्न ऑफ की एंट्री जरा दोबारा देखें। 66 है, सॉरी 66 है, 66 का एंड है, बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री और रिटर्न ऑफ की एंट्री मिल गई। आ जाए वापस। कैपिटल गेन exempt from tax है। Point 1, opening balances of deferred tax liability, provision for bad debts and provision for gratuity respectively given है। Point number 2, cost and other details related to the buildings owned included in property plant equipment given है, owned buildings की information। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो आपने आज ही वर्किंग करवाई है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो आगे रोज था उसी तरह की वर्किंग होगी, तो अब ये वाली मैं अज्यूम करूंगा कि आप खुद से करेंगे, मुझे करवाएंगे। ओपनिंग बैलेंस पढ़ लें, 12 ओपनिंग बैलेंस है परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 13 350 मिलियन। फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 15, कितने की बेची है, 30 पूरा देख के पॉइंट बताएं, 30 क्या है, बल्कि इसी के पीछे लिखा हुआ है कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी है, कॉस्ट है 5 मिलियन गेन हो गया अभी नहीं पता चला, अभी कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी पहले बनाएंगे। फिर एक परचेज ऑन भी है, एडिशन। पॉइंट नंबर 3, accounting depreciation on building is calculated at the rate of 5% per annum, whereas tax depreciation is calculated at the rate of 10% reducing balance method. Accounting depreciation of all other owned plant or assets included in property plant equipment is same as tax depreciation। क्या मतलब,
मतलब किसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग के अलावा वो कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अकाउंटिंग, उनकी अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम ही है। नंबर 4 पूरा जरा इंडिविजुअली पढ़ना। जी सारा क्या है, लीज से रिलेटेड बहस है। एक लाइन है पॉइंट नंबर 4 के बिल्कुल एंड में जो लिखी हुई है, इसको जरा अंडरलाइन कर लें। अभी आप थोड़े से जब बड़े होंगे फिर आपको पता चलेगा, इस वक्त बस अंडरलाइन कर लें, इसकी सिग्निफिकेंस अभी सवाल में नहीं। फिलहाल आपको जो लीज पता है वही वर्किंग करेंगे। नंबर 5 जी पढ़े। 1 June 2015 amount of ₹1 million was paid as penalty to provincial government due to non-compliance of environmental laws। ठीक है। पॉइंट 6 inadmissible expense, amount of gratuity paid to outgoing members was 10 million। सोच के एंट्री बताएं। gratuity expense means gratuity expense debit payable credit, paid means payable debit cash credit, मतलब अब इनको इस तरह रिलेट रखें। what is the double entry bad debt expense? allowance credit and what is the double entry of written off? तो जिस तरह वो है उसी तरह ग्रेजुटी हमेशा पहले एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस बनेगी और फिर पेमेंट बेसिस पे लायबिलिटी खत्म। देन पॉइंट नंबर 7 मेरे साथ जरा। ड्यूरिंग द ईयर entertainment expenses and repair expenses amounting to ₹6 million and 8 million respectively pertaining to underline करना the year ended 31st December 2013 were disallowed। किस साल में किस साल का क्या क्या डिसअलाउ हुआ? ड्यूरिंग द ईयर 15 में 13 से रिलेटेड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और रिपेयर एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली डिसअलाउ हुए। एक लाइन और लिखी, एफटी कंपनी का नाम है हमारी, हैज डिसाइडेड टू फाइल अपील ओनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग टू द, किसके बारे में अभी हम अपील में चले गए हैं? इसका मतलब किसकी डिसअलाउंस हमने मान ली है, किसकी डिसअलाउंस पे शायद हमें एतराज है, इसकी अपील पे हम चले गए हैं, वो तो अभी शायद फाइनल नहीं है उसकी डिसअलाउंस, लेकिन किस एक्सपेंस को डिसअलाउ होने को हमने मान लिया है। तो मीन्स से 6 मिलियन का एक्सपेंस डिसअलाउंस फाइनल है या 8 मिलियन की रिपेयर फाइनल है? पढ़ लें जरा, सेंटेंस दोबारा पढ़ना। टू 2013 जरा एक सेकंड ध्यान में लाना, करंट टैक्स की वर्किंग ध्यान में लाना। हमने ये एक्सपेंसेस 6 मिलियन और 8 मिलियन क्लेम किए होंगे, एक्सपेंसेस हमने क्लेम किए होंगे। ये क्लेम का मतलब हमने इन्हें लेस करके अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा और देयरफॉर हमारा जो करंट टैक्स बना होगा वो अकॉर्डिंगली इन एक्सपेंसेस को लेस करने की वजह से कम हो गया होगा। अब इसमें से कौन सा एक्सपेंस टैक्स वालों ने नहीं माना? माने तो दोनों नहीं, लेकिन किसका अभी शायद हम कुछ नहीं करेंगे। 6 मिलियन जो रिपेयर वाला है उसका भी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 8 को अब हमने मान लिया। क्या मान लिया? 6 को मान लिया, 8 को मान लिया, 6 को मान लिया रिस्पेक्टिवली। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को हमने मान लिया कि वो डिसअलाउ, रिपेयर को भी हमने नहीं माना कि वो डिसअलाउ। अमाउंट रहने देते हैं, वैसे बात करें। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कंसिडर जरा करें। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पहले हमने लेस किए होंगे, क्लेम किए होंगे, लेस किए होंगे, लेकिन अब हमने अगर ये मान लिया कि ठीक है वो एक्सपेंस नहीं था, तो इससे क्या होगा? एक्सपेंसेस डिसअलाउ होने से क्या होगा? क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और अकॉर्डिंगली फिर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा।
तो अब जरा अमाउंट मुझे फाइनल करके बता दें, 8 है या 6 है? 6 है। 8 है या 6 है यार, समीन दोनों ऐसे ना कर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की अमाउंट 6 मिलियन जो है, इसके डिसअलाउ होने से उस साल में हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स 6 मिलियन से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? डिसअलाउ समझे, डिसअलाउ समझे। एक्सपेंसेस हमारी कैलकुलेशन से अगर निकल जाएंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट 6 मिलियन से बढ़ने से हमें, कैलकुलेटर पकड़े जरा, नेक्स्ट लाइन में जाए, 32% टैक्स रेट है, तो 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 32% इज इक्वल टू बाय, ये ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? वो कम देना पड़ेगा यार, वो एक्सपेंसेस है। पूरी स्टोरी ऐसा से, हमने ये एक्सपेंस क्लेम किया था, उससे क्या हुआ होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने से क्या हुआ होगा? हमने 1.92 कम टैक्स दिया होगा, 6 इंटू 32%। अब डिसअलाउ कर दिया टैक्स वालों ने, और इनको हमने शायद कंसिडर कर लिया, मान लिया है, तो इस 6 मिलियन के टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से निकल जाने से, एक्सपेंसेस के निकल जाने से, हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ने से 1.92 मिलियन से अब हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ आ गई है? मैंने इस सारी बहस में रिपेयर्स को इग्नोर क्यों किया? वो अभी फाइनल नहीं है, जब उसका फाइनल डिसीजन अगर भी जाके डिसअलाउंस हुआ तो उसकी भी प्रायोरिटी एडजस्टमेंट उस वक्त होगी। फिलहाल कौन सी अमाउंट फाइनल हो गई है? 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, छोटी सी वर्किंग साथ ही कर लेना, 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 32% इज इक्वल टू 1.92। और फाइनली जरा सोच के, जो अभी आपने मेरे साथ पीछे पेज पर पढ़ा, डबल एंट्री को बताएंगे। प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट? हमेशा डेबिट। क्यों डेबिट? सोच रहे, दोबारा सोच के फाइनल करते हैं। प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1.92 और पेएबल ही ठीक है बाय डिफॉल्ट, अनलेस हमें पता 1.9। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर बात सही समझ नहीं आई एक्सपेंस डेबिट की तो बता दो। हाँ जी, आइडियली बिल्कुल सही है जी, तो मैं अभी बताना चाह रहा था। आइडियली तो ये रेट भी कौन सा लगना चाहिए? जो 2013 में एप्लीकेबल होगा, लेकिन बेटा हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि हर साल जो भी रेट होगा वो ही एज इट इज है। अच्छा, इस केस में अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जेन में लाने की जरूरत नहीं है कि उसमें अगर ये था तो उस साल टैक्स रेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर नहीं पता तो हर साल रेट फिर सेम ही होगा। ऑफ कोर्स अगर पता हो तो ये 2013 का टैक्स है, देयरफॉर 2013 का रेट ही लगना चाहिए। तो इस वक्त क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो 32 रेट को मैंने हर साल अज्यूम कर लिया कि यही होगा। ठीक है क्लियर जी? कोई और कंफ्यूजन? चलिए सर, अब वर्किंग हमारे सामने, रिक्वायरमेंट सॉरी हमारे सामने, रजिस्टर खोला तो शुरू करवाएं। पुराने काम करवा दें। बिजनेस नेम लिखवाएं, फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड, नोट ऑफ टैक्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सारे? और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 रुपीज एंड मिलियंस की स्टोरी है मतलब। टैक्स पहली चीज क्या ढूंढे? अच्छा, करंट टैक्स चाहिए, डेफर्ड टैक्स चाहिए, प्रायर पीरियड टैक्स भी आ गया, तो नीचे रिकंसिलिएशन बनानी है, ये तो रिक्वायर्ड है ना। तो कितनी स्पेस काफी होगी आपके ख्याल में? नहीं 1.5 पेज कहाँ से आ गए बीच में? जानते हैं यार, 3 लाइनें यही हैं।
रिकंसिलिएशन तो मेरा आधा बड़ी हद लग जाएगा, आधे से थोड़ा ज्यादा छोड़ दें बस काफी। पिछले क्वेश्चन में पूरा 1.5 पेज क्यों छोड़ा था? उसमें एक बी रिक्वायरमेंट जो थी ना वो भी बीच में कर रहे थे। यहाँ जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है वो भी वर्किंग्स में चली जाएगी। ठीक है मैं जो समझा, अल्लाह ना करे थोड़ा पेज बच जाए जिसका इल्जाम मेरी तरफ आ जाए। वर्किंग 1, जी इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है हेल्प मी। स्टार्टिंग पॉइंट वैसे तो आइडियली ये खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जरा टाइम जरा एक्स्ट्रा वेस्ट कर देना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको नजर नहीं आना इंडिविजुअली, तो मेन चीजों पर फोकस खुद करना था। मिल गया प्रॉफिट? तरतीब से चले पूरा सवाल, जिसका जो कुछ होना है आपने बताना जी, मुझे भी बताते जाए। ग्रेजुएटी एक्सपेंस का क्या करूं? ग्रेजुएटी एक्सपेंस कितनी? 12 मिलियन। नहीं वो जरूरी नहीं है ढूंढना, तरतीब में चले, जब आएगी तो देख लेंगे। आगे बैड डेट एक्सपेंस कितने? 10। क्या करूं? एड बैक बैड डेट एक्सपेंस, कैपिटल गेन वो क्यों? एग्जाम टैग कितना? 5। जी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 का क्या करूं? हाँ फिलहाल कुछ नहीं, अपनी बैलेंसेस है। पॉइंट नंबर 3 में 4 चीजें आपने मुझे ढूंढ के बतानी है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग और टैक्स गेन। ये मैं 5 मिनट रुक रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 सारा जरा इंडिविजुअली सॉल्व करा। 4 चीजें बोल दे, मैंने क्या बोलनी है? अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग और टैक्स गेन या लॉसेस। और सब लोग प्लीज इंडिविजुअल वर्किंग करें, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। कंफर्म किया FA1 और FA2 वाला? ये FA1 के साथ FA2 दे सकते हैं कि नहीं? मैंने कल से कहा, जरा पता कर। हाँ, क्या मिल रहा? ये तो नई पॉलिसी है, किससे पूछा? नहीं ये तो नहीं है ये। और अगर नहीं, वो तो रिस्ट्रिक्शंस का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की नहीं। ये सही तरह कंफर्म करें, मैंने अब्दुल हासिब भी कहा, उससे आई कब से मैसेज आएगा नहीं?
ये तो नीचे रखे हैं, पता किया उसको? जी सर, वो मेल से यही करते लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। स्वाइप से फाइनल करें और आई कैप पे ये उनका फोन नंबर कोई भी नहीं है इस डिपार्टमेंट का, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का। नहीं पूरे रिस्पॉन्स आता नहीं वो 3-4 दिन लगते नहीं वो मतलब PRC के पता तो है ना मतलब, जी जी। लेकिन वैसे इस तरह का मेजर शिफ्ट अगर हो तो मेरा तो कल मैसेज वगैरह आएगा। अगर तो उसके लास्ट 2 पेपर रह गए फिर तो वो कर सकते नहीं नहीं वो तो नहीं, वो तो अब हम खुद ही अज्यूम कर रहे हैं। टैक्स में नहीं, अकाउंटिंग में टाइम बेसिस है, टैक्स में फुल ईयर बेसिस है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। वो फिर ठीक है, पता करें तब पता है। जैसे रिस्पॉन्स है। जी सर जी, किसी को पता है डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो यही नहीं पता चल रहा। 35 भी तो कॉस्ट ही है, 35 के सेल प्रोसीड्स फॉर 35, कॉस्ट कितनी है 30, कॉस्ट 30 है, सेल प्रोसीड्स 35 है। एक और इतराज आया मेरे पे, तो ओपनिंग में से मैंने सेल प्रोसीड्स माइनस कर दी, तो अगर बेटा मैंने किए तो आप ना करें। अगर मैंने ओपनिंग में से सेल प्रोसीड्स माइनस किए हैं तो आप हरगिज ऐसे ना करें, और प्लीज अपनी वर्किंग करें, प्लीज ऐसा ना करें। मैंने वही माइनस किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अपनी वर्किंग करें, अपनी वर्किंग करें। स्टेट वर्किंग हो सकती है,
हो सकती है वैसे, किसने की, कैसे 320 into 5%, नहीं 320 वाले एसेट्स ही होंगे ना मैडम, 320 to 5%, एक मिनट करो, ऐसे नहीं होगा, नहीं 320 to 5% कितने साल गुजरेंगे, नहीं एंड तक, नहीं इसमें एडिशन भी असल में होगी, इसमें एडिशन भी है। ये 320 into 5% क्या बनता है, 16 16 into, ये 16 into कितने साल गुजरे, पूरे 3, थर्टीन 14 15, हाँ नहीं वो तो उस वक्त वर्किंग हो रही है, वो तो मैं राइट साइड पे कर दी, वो तो मैं डायरेक्टली निकालना चाह रहा हूँ। अपनी वर्किंग करें सर, टैक्स पॉइंट में से करें, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी, बेटा अपनी अपनी वर्किंग करें, मुझे छोड़ दें, पहले अपना करें, मैं बताता हूँ मैं सारा, एक दफा इंडिविजुअली ट्राई करके देख। Yes. ठीक हो रहे मैडम, जी विकास साहब वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो बस इतना कंफर्म हो जाए, ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन थी शायद। जी सर, को वर्किंग कर रहा है सर, या इंतजार कर रहा है, मौला कहाँ फंस गए हैं, ये देख रहे हो, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था वही मसला है, हमसे एसेट अकाउंट नहीं बन रहे सही। ये 35 मैंने क्या माइनस किया, किसी को पता है? ओपनिंग में से 350 में से 35 क्या आया है, कैलकुलेटर उठाएं, 350 लिखें कैलकुलेटर पे, इंटू 5% करें, ये पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी और 2 साल गुजरे में, तो 35 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
अपनी वर्किंग बेटा करेंगे अभी वैसे ही हो रही है शायद जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी। 350 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 5%, 17.5% पर एनम बनती है, और 13 और 14 2 साल गुजरे थे साल के शुरू तक, तो 35 क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ 350 मिलियन एसेट्स। उनकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बेटा 350 डब्ल्यूडीवी नहीं है, ये क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लीज सवाल पढ़ें। सेंटेंस शुरू कैसे हो रहा है, कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स टू द बिल्डिंग, कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स। ये 350 कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी है, कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी है, ये कॉस्ट और अदर रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है, तो ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, 30 भी कॉस्ट है, 35 पे बेचा है, 435 पे बेचा है, 40 बताएं क्या है, नहीं एडिशन की डब्ल्यूडीवी है ये सारी कॉस्ट दी हुई है यार, कहाँ लिखा है कॉस्ट है, ऊपर भी लिखा है, सामने भी कहीं कहीं लिखा है जी, प्लीज ठीक है जी। एसेट अकाउंट किसी का फाइनल हुआ हो, अब सारा फाइनल हो गया। ब्रॉड डाउन बताएं कैसे है, एक सेकंड ही पहले ये सुन ले, बाकी फिर टेक्स्ट बेस कर लेते हैं। ये ब्रॉड डाउन समझ आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूँ, कैश कहाँ से आया, एडिशन, एडिशन की डेट क्या है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 15। क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल की कॉस्ट 30 फाइनल है, डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब इसमें जरा थोड़ा सा लेके कर लें, 2.5 ईयर शायद है, बल्कि सॉरी 4 महीने बीच में शायद, तो 30 इंटू अगर वर्किंग करनी है 5%, चले इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 करके बना 3, 1.5 पर एन, और प्लस 5% इंटू 4.5, तो 3.5 मैंने माइनस किया है 30 में से, ये किया है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करके डब्ल्यूडीवी निकाली है, 30 वाला एसेट 3.5 मिलियन डेप्रिशिएट होके डिस्पोजल डेट पे 26.5 रह गया होगा, ओके है वर्किंग। फाइनली डेप्रिसिएशन भी है, बाकी खुद से देख लें, मैंने एक शॉर्टकट भी अप्लाई करने की कोशिश की और करके सीडी निकालने के लिए, ये हर एंगल से लिखे भी और पहले समझने की कोशिश कर लें, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जैक्ट आ रहा है, मेरा ख्याल एग्जैक्ट आ रहा है, करके देखना, मेरा ख्याल एग्जैक्ट आ रहा है, मैं बता देता हूँ, मैंने वर्किंग की हुई है। नहीं इंटू पॉइंट, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना यार, स्ट्रेट लाइन में इंटू 0.95 इंटू 0.95 नहीं होना, स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहनी है, तो वो तो डब्ल्यूडीवी का 95% तब होगा जब रिड्यूसिंग कर रहे हैं आप। सर जी वर्किंग होगी सर, क्या कहाँ तक, या और करके भी लिखे कैंडी है, दूसरी करें, अभी दूसरी नहीं की आप लोगों ने रिड्यूस टैक्स वाली, मैं खुद नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद अपना माइंड अप्लाई करें, इसे आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करें, मैं आपका करी जा रहा हूँ, ये ना हो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ये प्लीज जितने क्वेश्चन से वर्किंग के हवाले से क्लियर हो गए, ये मिस्टर अब्दुल हादी, मिस्टर हारिस, मिस्टर जिशान, मिस्टर एवरीबडी, फिगर्स प्लेस करें अगर आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, गेन्स निकालें, गेन लॉसेस डिसीजन लें, करंट टैक्स की वर्किंग जी, जस्ट एक मिनट में जी सर, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स लिख रहा हूँ,
बिल्डिंग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉट डाउन 280, ब्रॉट डाउन शायद वैसे हो जाएगा यार, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होना, ये तो 0.95 स्टेट में नहीं होना, रिड्यूसिंग में रेट 10 में, ये टैक्स में 350 इंटू 0.9 कितने दफा, 2 दफा ब्रॉट डाउन के लिए, एडिशन एज इट इज 40, डिस्पोजल में भी 2 दफा ही होगा 30, 2 दफा ही क्यों होगा, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में लिखा तो हुआ नहीं, टैक्स में यही असम्पशन है, टैक्स में यही है जी। डिस्पोजल की फिगर आ गई 24.3, डेप्रिसिएशन बताएं 20, ना 25 पॉइंट तो नहीं, एडिशन पे भी तो, एडिशन पे भी आनी है 283.5 माइनस 24.3 into 10%, then 20, एक सेकंड, देन उसके बाद 40 मल्टीप्लाइड बाय 10%, और इसमें 6/12 होगा, टाइम बेसिस नहीं है, फुल ईयर पॉलिसी होती क्या है, परचेज के एंगल से जिस साल खरीदा फुल डेप्रिसिएशन, और डिस्पोजल के एंगल से नो डेप्रिसिएशन, तो 4 शायद ये है, 4 ही है, और ओपनिंग पे 259, 25.92, एडिशन मिला के 29.92 हो जाएगी। स्ट्रेट वे हो सकता है मेरा ख्याल, सीडी सीधा भी आ सकता है, ये करके देखें, मुझे सीडी वैसे बताइएगा क्या बनता है, 269.28, इसको डायरेक्टली रिकंसाइल करें, मतलब ये डायरेक्टली फिगर आ सकती है, मेरा ख्याल आनी चाहिए, 350 में से 30 माइनस कर दें, करें जरा, इंटू 3 दफा 0.9, बस प्लस होगा, 40 को जरा वर्किंग अलग करनी पड़ेगी, 6 महीने बीच में, नहीं महीने तो है नहीं, अच्छी तो सीधे ही हो जाना, 320 को 3 दफा 0.9 प्लस 40 को 1 दफा 0.9, पता भी है, जरा चेक करें, 320 कैसे बनाया मैंने, 350 में से डिस्पोजल माइनस कर देना, 350 में से डिस्पोजल माइनस कर देना, बाकी ये वो एसेट्स आ गए जो पूरा 3 साल यूज हो, पूरे 3 साल यूज हो, 0.9 एंड 0.9, अब यहाँ 0.9 क्यों हो जा रहा है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस, और प्लस 40 इंटू 0.9, बता दें, चलिए फिगर्स यूज करें, टाइम है, कर लें, होमवर्क कुछ और होना चाहिए, नहीं सर बस करें अब यार, पूरा पिछला महीना सुस्ती में गुजारा, जब आते थे ऐसे लगता था फिर छुट्टियां आने वाली हैं, अब तो बस करें, जिस दिन भी होमवर्क देने लगता था मुझे खतरा ये था कि अगले दिन आएंगे नहीं, जिन हजरात के लेक्चर्स मिसिंग हैं जल्दी से जल्दी फाइनल करें, इस वीकेंड तक कोशिश करें, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फुल फ्लैज, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, मेरा ख्याल है कल या परसों टाइम निकल आना, काफी हो गया अब, जी सर जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बताएंगे कितनी है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 17.5, टैक्स डेप्रिसिएशन 29.92, अकाउंटिंग और टैक्स गेन्स का कैसे पता चलेगा, उसकी भी वर्किंग लिख रहे हैं यार कहीं ना कहीं, या चले यही लिखवाएं, अकाउंटिंग गेन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड बताएं माइनस WDV बताएं 36.5 कैरिंग अमाउंट, अकाउंटिंग वाली डिफरेंस बताएं,
8.5 क्या है? वाई सेल प्रोसीड ज्यादा है, सेल प्रोसीड ज्यादा है। टैक्स गेन कैसे कैलकुलेट करो? 35 माइनस 24.3। तो सर ऐसे करने लगा सर, एट अ टाइम कैसे करूं, करने लगा यकीन माने करके जोड़ना मैंने। 8.5 बताइए भैया। 10.7 किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है? अकाउंटिंग गेन लेस हो जाएगा, टैक्स गेन ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। 35 कहां से आया? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहां लिख ली है। 35 सेल प्रोसीड्स माइनस अकाउंटिंग एंड टैक्स डब्ल्यूडीवीज रिस्पेक्टिवली। जी टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होगी है क्या? अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो आप भी नहीं लगाएंगे, आप हर सूरत लगाएंगे यार, कोई मसला नहीं। जी वाइंड अप करें जी। आप लीज की वर्किंग आ गई। लीज की वर्किंग कंपैरेटिवली सिंपल है इस सवाल में। रीजन बताएं डाटा पढ़ के। करंट ईयर लीज है तो बहुत पिछले सालों में नहीं जाना, करंट ईयर जरा खुद से करके देखें, जरा करंट टैक्स में रख के क्या क्या ढूंढेंगे? सोचे 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 सोचे। जरूरत पड़े तो एंट्रीज लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन शायद टाइम वेस्टिंग है। एंट्रीज जेन में कम से कम जरूर लानी पड़ेंगी। इंडिविजुअली करें, कल हुई है बात, कल परसों घर के बिल कल के कल रिवाइज किया आपने। एक फाइन भी है मेरे पे, आप जब कल मैं नहीं आ सका, आपने मेरा इंतजार किया, तो बताए बगैर अगर ये हरकत करूंगा मैं तो जुर्माना बनता है मेरा। यस सर, सर डर रहे हैं आप सर, कमाल है वो मेरे पे फाइन। सर रिलीज की वर्किंग करने क्या हो गया, पेन टूट जाएगा यार। वो तो मुझे पूरा पता है, जितना बोर्ड पे नजर आ रहा है ये हो गया, इसमें तो कोई इतराज नहीं, आगे वर्किंग करें, लीज की कंप्लीट करें मतलब। वो तो 13 के है यार, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 13 के 15 में कुछ भी नहीं होना, सवाए प्रायरी एडजस्टमेंट वाला होगी। अब यही चीज है क्लियर रखनी है आपने। करंट टैक्स मींस जिस साल में आप हैं, डेफर्ड टैक्स मींस शायद फ्यूचर, और प्रायर ईयर मींस पिछला। 13 के एक्सपेंसेस का 15 के करंट टैक्स में कुछ नहीं होना, उसके एक अलग एडजस्टमेंट होना। इंडिविजुअली करें, मैंने नहीं लिखना, कल लिखा था मैंने। पहली एंट्री कितने पे होती है? सोचे सोचे, इंडिविजुअली करें, करें खुद से करें। 3 चीजें चाहिए आपको, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रेंटल्स करंट टैक्स की वर्किंग में। डियर फ्रेंड बेचारा अकेला रह गया, अच्छा हो गया, इंडिविजुअली सोच रहा है।
परेशान नहीं होना, इधर ही भाई, नहीं नहीं कोई मसला, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है बस बात है। जी किसी ने वर्किंग की हो सर? एंट्रीज कर रहे हैं या वैसे ही लिख रहे हैं? जरूरत पड़नी फिगर्स की तो जरूरत पड़नी है। सबसे पहले किस फिगर की जरूरत पड़ेगी? राइट ऑफ यूज एसेट मींस प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स। क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट्स। सर आइडियली तो देने चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल जरा ध्यान में लाए, अब तो मेरे ख्याल आप ध्यान में ला ही सकते हैं। एग्जाम हॉल में कुछ हो जाए बस नहीं काफी, नंबरिंग वर्किंग नंबर वहाँ कहाँ दिए जाते हैं, तो ठीक है जहाँ जहाँ याद रह जाए कोशिश कर लें। वर्किंग्स वहाँ वर्किंग्स हो जाए तो काफी है, वर्किंग के नंबर चाहे ना भी हो। ये डेफिनेटली अब्दुल हाजी साहब जहाँ तक टेबल की जरूरत है उतना ही बनाए। मेरा ख्याल है कि शायद 1 जनवरी तक काफी है, 1 जनवरी 16 तक। जी सर, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से यार, कैसे? 30 एडवांस में है, कितने रेंटल है? 5 में से पहले एडवांस में एंड 0.1259 माइनस 4। जी बेटा विकास, मेरा मेरा अपना वैसे ओपिनियन है कि शायद मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बड़ा बता सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग पास हुए हैं उन्होंने अपने वर्किंग के रेफरेंसेस पूरे लिखे होंगे और देयरफॉर वो पास हुए। वर्किंग के रेफरेंसेस कम से कम मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कभी मैंने जिंदगी में लिखे हो, तो ऐसे परेशान ना हो। आइडियल यही है, कोशिश पूरी कर ली जाए। एग्जामिनर अगर इन चीज़ों के नंबर काटना शुरू हो जाए तो मेरे भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो पहले बड़ा मुश्किल हुआ, वहाँ तो सवालों के नंबर नजर नहीं आ रहे होते, तो अब कौन सा रह गया कौन सा हो गया। तो आइडियल सिचुएशन है, मैं नहीं समझता। बहरहाल इसका ये भी मतलब नहीं कि वर्किंग रेफरेंस कोई भी ना लिखे, जो याद रह जाए वो लिखें, लेकिन डेफिनेटली फोकस सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए कि वर्किंग रेफरेंस पूरे हो जाए, उसी टाइम में अगर वर्किंग होने में ज्यादा बेहतर। तो मेरा ख्याल एक बैलेंस्ड अप्रोच शायद सही है। जी सर, फिगर क्या बनी 120? कंप्लीट करें यार, कंप्लीट करें, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, जैसे मैंने लिखना उन्हें कंप्लीट कर लेना। जी टेबल बनवा दे थोड़ा सा, स्टार्टिंग पॉइंट टेबल का, वो तो हेडिंग्स नहीं यार। 120 1 जनवरी 20 पे 30-1 सॉरी 1 जनवरी की फिगर्स लिखवा दो। 30 18.7 11.33 एंड क्लोजिंग 71.33 कर लें यार। करंट टैक्स की वर्किंग फाइनल है प्लीज, क्या है करंट टैक्स? 26 पॉइंट तकरीबन 60। जी करंट टैक्स की वर्किंग में कोई कंफ्यूजन? ये होगी हमने अप्रिसिएशन सारी, गेन
जी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग सामने रखें अपनी। अपनी फिगर जरा काइंडली बोल दें। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। क्या कैरिंग अमाउंट? टैक्स बेस, एनी कंफ्यूजन? लीज एसेट की कैरिंग अमाउंट कैसे आई है? ये कंप्लीट किया हुआ ना ये? फिगर्स बता दो जरा, फिगर्स बता दो। 120 माइनस डेप्रिसिएशन समझ आ गई 24। लीज लायबिलिटी टेबल देखें, टेबल बनाते हैं कल मैं साथ। क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 90 तो 1 जनवरी पे है, वही 1 जनवरी 16 तक भी है शायद, अगले साल तक वही रहना जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं होगी। तो 90 ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 15 के एंड पे आएगा। इंटरेस्ट पेएबल 11.3। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी का क्लोजिंग निकाल लिया। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी ब्रॉड डाउन क्या था? क्लोज एक्सपेंस कितना था? पेमेंट 10, 15, 15 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ब्रॉड डाउन 2 था एक्सपेंस। अच्छा रिटर्न ऑफ कोई नहीं था, रिटर्न ऑफ की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यही क्लोजिंग बन जाना था 2 + 10। राइट ऑफ होता तो एंट्री क्या होनी थी? अलाउंस डेबिट और तो क्लोजिंग बैलेंस बेटा 12 बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैंडी आप भी जरा गौर से सुनो। बाकी ये टैक्स बेसिस से फाइनल है, चलो एक मिनट पहले टैक्स बेसिस करें। लीज्ड एसेट, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल ये टैक्स पॉइंट अभी से रिकॉर्ड नहीं होते। और प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी की टैक्स बेस 0 क्यों है? टैक्स पॉइंट अभी इससे पेएबल बनता ही नहीं है, जब पेमेंट होगी तो एक्सपेंस बनेगा। पेमेंट बेसिस पे ये काउंटिंग है, टैक्स में सॉरी पेमेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउंस बनाने का भी टैक्स में कॉन्सेप्ट नहीं, अलाउंस का भी टैक्स में कॉन्सेप्ट नहीं। मुझसे पूछा ये जा रहा है कि प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बननी? प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी के अगेंस्ट एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है? भाई प्रोविजन की जो अमाउंट है 15 मिलियन, इस 15 मिलियन ने फ्यूचर में अलाउ होना, इस 15 मिलियन की अमाउंट ने पेमेंट बेसिस पे अलाउ होना, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर ऑल्टरनेटिवली देखें तो लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होने हैं, तो ये तो एक्सपेंस अलाउ होना है। इसी तरह जो अलाउंस है इसने भी एक्चुअल बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ होना है, तो इन दोनों पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ये क्लियर है प्लीज? ये कोई और कंफ्यूजन इसमें? तो फाइनली व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर? लेजर बना लिया होगा आप लोगों ने, बताइएगा जरा क्या? 2.28 एक्सपेंस है, नहीं एक्सपेंस क्रेडिट है, एक्सपेंस क्रेडिट है नहीं। एक फिर प्रायर पीरियड भी था कल, 1.92 के साथ क्या करें? एक्सपेंस डेबिट हो रहा था, एक्सपेंस डेबिट हो रहा था। ये फिगर जरा इकट्ठी कर लें, रिकंसिलिएशन में साथ एक बनानी है। ये टोटल हो जाएगा 26.24, 26.24 नेट एक्सपेंस रह जाएगा। ये नोट बना लिया होगा आप लोगों ने, तो रिकंसिलिएशन जरा बनवा दें, यहाँ तक इकट्ठा हो जाए। कोई और कंफ्यूजन इसके अलावा? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स लिखिए जी, रिकंसिलिएशन क्या है? Reconciliation between tax expense and accounting profit.
एक सेकेंड जरा इसमें वर्किंग करवा देगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? टैक्स रेट क्या है? 32%। 32% ही एक्सपेक्टेड टैक्स आ गया। एक्सपेक्टेड टैक्स आ गया 25.60। दो चीजें इसमें आनी होती हैं, परमानेंट डिफरेंस है और रेट चेंज है। तो परमानेंट डिफरेंसेस हैं आपके क्वेश्चन में, दो है। पेनल्टी, पहले कैपिटल गेन चले हैं। कैपिटल गेन है 5 into 32%। 1.6 लेस हो जाएगा, इनकम है, और पेनल्टी की अमाउंट है 1 into 32%। 0.3 एक्सपेंस है तो एड बैक हो जाएगा। अब यहाँ 1 मिनट रुक जाए जरा, या कैलकुलेटर पकड़ के मुझे जरा फाइनल फिगर बताए। एक्सपेक्टेड टैक्स को जरा एक्चुअल टैक्स में कन्वर्ट करना। आंसर आया 24.32। ठीक है सर। अब आपने जहाँ नोट बनाया टैक्सेशन का, वहां अगर आप जाएंगे तो आपका आंसर आ रहा है 26.24। तो इसको जरा 1 मिनट सुन लीजिएगा जरा, ये क्या हुआ। असल में जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था सारा, ये एक्सपेक्टेड टैक्स का, एक्चुअल टैक्स का, वहां एक आपने रूल ऑफ टैक्स लिखा था। ये हॉबिट में मेरा ख्याल लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ढूंढना है। एक चीज पहले रिवाइज कर लें, यहाँ पर वापस आ जाए। एक क्वेश्चन किया था हॉबिट, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके आंसर में जाए जरा। हाँ जी, उसका एक हेडिंग आपने लिखी होगी रिकंसिलिएशन के बाद, रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस, वो जरा ढूंढना। रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस, रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस। नहीं लिख लिए, सॉरी देख लिए। अब उसको पढ़े जरा काइंडली। कॉन्सेप्ट सारा ये है कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें तो जो फिगर आएगी वो टैक्स एक्सपेंस की इक्वल आएगी। लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंसेस हो या रेट चेंज हो तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मैंने टैक्स एक्सपेंस का आपको मीनिंग ये बताया था कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो ये जो टैक्स एक्सपेंस का वर्ड है रिकंसिलिएशन बनाते हुए, ये सिर्फ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को कवर करता है। तो हमारे क्योंकि यहाँ प्रायरिटी टैक्स भी आ गया है, इसलिए इसका फिर तरीका ये रखें आप जरा, 1 मिनट बोर्ड पे देखें। अगर ये करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स के साथ साथ प्रायरिटी टैक्स भी आ जाए तो यहाँ ना पहले एक छोटा सा टोटल कर लिया करें विदाउट ये टैक्स, क्योंकि हमारी जो फिगर मैच होनी है वो 26.24 से नहीं, प्रायरिटी टैक्स की फिगर बीच में रख के मैच नहीं होनी। सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स मींस एक टोटल कीजिएगा। तो यहाँ एक टोटल अलग से कर लिया करें ताकि बाद में फिर परेशानी ना हो कि हमारा टैक्स एक्सपेंस मैच नहीं हुआ। ये रिकंसिलिएशन का टैक्स एक्सपेंस काइंडली प्लीज किससे मैच होना? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो इसमें क्यों हो गया, प्रायरिटी टैक्स बीच में आ गया। तो बीच में अगर एक जगह छोड़ के टोटल लिख लिया करें ताकि फिर रिकंसिलिएशन जरा मैच नजर भी आ जाए, ऐसी परेशानी ना हो। तो ठीक है, फिलहाल हो सकता है आपने ना रखा हो, लेकिन मेरी बात वैसे समझ आ गई। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को अगर रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपकी फिगर ने टैक्स एक्सपेंस से मैच होना। एंड अकॉर्डिंग टू IAS 12 यहाँ टैक्स एक्सपेंस का रिकंसिलिएशन में मतलब है सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो क्या सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स से मैच हो रहा है? तो इंशाल्लाह इससे मैच हुआ करेगा। लेकिन अगर कभी प्रायरिटी टैक्स आ जाए तो फिर उसका एक लाइन छोड़ के लिख लेना, जरा बेहतर रहेगा ताकि ऐसे परेशान हो ना। ठीक है मैं यूसुफ सर, बाकी अगर रिकंसिलिएशन आपने बनानी थी भी शायद तो बना लो।